बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 27 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर में हम लोग स्केलेटल मसल रिलैक्सेशंस को स्टडी करेंगे। नाम से जाहिर है ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करते हैं। ठीक है, ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरह के मामला हो सकते हैं। एक जो होता है कि स्केलेटल मसल्स जो है वो नॉर्मल है, लेकिन हम किसी प्रोसीजर के लिए या किसी वजह से चाह रहे हैं कि यार स्केलेटल मसल्स को थोड़ी देर के लिए सुला दिया जाए। जैसे हमने कुछ सर्जरी वगैरह करनी है तो हम इनको पैरालाइज करना चाह रहे हैं, इनको रोकना चाह रहे हैं कि यार बंदे बाजू ना हिलाई जाए, या कोई एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करनी है तो हम आपके जो नेक के मसल्स हैं उनको थोड़ा सा सुलाना चाह रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि कोई स्केलेटल मसल्स की पैथोलॉजी हुई हुई है, स्केलेटल मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सीएनएस की तरफ से बहुत सिग्नल्स आ रहे हैं, या किसी वजह से स्पैज्म जनरेट हुआ है, तो हम इस स्पैज्म को ठीक करने के लिए कहते हैं कि यार स्केलेटल मसल्स को किसी तरह रिलैक्स करो। तो ये दो तरह के ब्रॉडली आप कह सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर देखा जाए तो ड्रग्स की भी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स। नाम से जाहिर है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग का मतलब क्या हुआ, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक होगी ना बात। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके पास एक सिंपल सी डायग्राम है जिसके अंदर ये ब्रेन है, आगे आपके पास स्पाइनल कॉर्ड आ गई, स्पाइनल कॉर्ड से आपके पास एक नर्व निकल रही है, ठीक है, और नीचे आपके पास मसल आया हुआ है। अब मैंने पिंक कलर का जो ना वो एक मसल फाइबर शो किया हुआ है, सही है। तो ये हो गया या एक मसल सेल कह लो, और ये एक नर्व आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जो ड्रग्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स, ठीक है, या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। दूसरी ये वाले जो ड्रग्स ना न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ये आमतौर पे हम उन मामलात में या तब यूज़ करते हैं जब ओवरऑल मसल नॉर्मल है, लेकिन हम मसल को पैरालाइज करना चाह रहे हैं किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह की वजह से। ठीक है, तो इसमें होगा ये कि मसल नॉर्मल है और ब्रेन से सिग्नल्स भी नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन मसल इन ब्रेन के सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड सही से नहीं कर रहा क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हमने थोड़ा बहुत ब्लॉक किया हुआ है। सही के बाद तो इनको हम कब यूज़ कर रहे होते हैं, जब हमने पैरालिसिस प्रोड्यूस करना होता है किसी सर्जरी के लिए या कोई असिस्टेड वेंटिलेशन वगैरह के लिए। ओके, दूसरी तरह के ड्रग्स आ गए स्पैज्मोलिटिक ड्रग्स। दोबारा नाम से जाहिर है स्पैज्मलिटिक को स्पैज्म को ख़त्म करने वाले ड्रग्स। ठीक है, तो अगर कोई स्पैज्म जनरेट हुआ है, कुछ सीएनएस से बहुत ज़्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं, तो उस स्पैज्म को ख़त्म करेंगे। ये कहाँ पे एक्ट करते हैं स्पैज्मोलिटिक ड्रग्स? आपके ब्रेन के अंदर एक्ट कर सकते हैं कि यार तुम कम सिग्नल्स भेजो, तुम बहुत सिग्नल्स भेज रहे हो। या फिर अगर हम देखें कि मसल का कोई अंदरूनी मसल चल रहा है जिसकी वजह से मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या कोई बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जो कि मसल के अंदर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्पैज्मोलिटिक्स जंक्शन पे एक्ट नहीं करेंगे, या तो सीएनएस पे एक्ट करेंगे कि कम सिग्नल्स भेजो, या फिर मसल के अंदर एक्ट करेंगे। एक दो ड्रग्स जो मसल के अंदर एक्ट करते हैं, चलो हम लोग पार्ट 3 की वीडियो में उनको स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम इनकी ज़्यादा डिटेल्स देखते जाएंगे। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स की थोड़ी सी मजीद डिटेल्स देखते हैं। अच्छा, डिटेल्स देखने से पहले एक दफ़ा हम नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे फिजियोलॉजी क्या चल रही होती है। तो होता बेसिकली ये जनाब वाली, ये आ गया हमारे पास एक न्यूरॉन, एक्सॉन टर्मिनल कह लो, और ये उसके एंड पे आपके नॉब आ गई। अच्छा, नीचे आपके पास जो सिनैप्स बन रहा होता है, ये आपके पास पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन आ गई। ये बेसिकली मसल की एक मेम्ब्रेन है, सही होगी बात। अब होता क्या है, नॉर्मली मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइलकोलिन के लिए, ठीक है, जिसको आप कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कह सकते हो। फर्दर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में आपको पता है ना, निकोटिनिक भी होते हैं, मस्क्रीनिक भी होते हैं। वो खैर एक अलग बात है, एएनएस के अंदर पढ़ने वाली बातें हैं, लेकिन वैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अच्छा जी, ये मैंने रिसेप्टर्स बना दिए। अच्छा, हर रिसेप्टर के ऊपर दो साइड्स होती हैं, यानी कि दो एसिटाइलकोलिन बाइंड कर सकते हैं। बिग कैट के अंदर तो उन्होंने काफ़ी डिटेल दी हुई है, उसके रिसेप्टर के उन्होंने सब टाइप्स वगैरह पूरी एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जाते। मैं आपको एक ब्रीफ सी दिखा देता हूँ, एक ब्रीफ से ओवरव्यू के लिए। ये देखो ना, उन्होंने प्रॉपर कौन कौन सी सब टाइप्स होती हैं, ये हम पीछे फार्मा में वैसे पढ़ चुके हुए हैं। ए है, बी है, गैमा है, कहाँ पे एसिटाइलकोलिन अटैच होगी, तो ये इस वक्त इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। होता बेसिकली क्या है, यहाँ से जब आपके पास कोई इम्पल्स आती है या कह लो एक स्टिमुलस आता है, तो स्टिमुलस के आने की वजह से यहाँ से आपके पास एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है। ठीक हो गई बात। एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगी तो एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स इन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे अटैच होंगे, और रिसेप्टर्स पे अटैच होने की वजह से इन रिसेप्टर के दरमियान में जो पोर हैं, ये पोर खुल जाएंगे। सही है। अब जो आपके पास ये जो पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है या कह लो मसल है, इसके अंदर जारी बात है हर सेल आपको पता है पोलराइज्ड होता है, तो एक पोलैरिटी मौजूद होगी। अंदर से जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी नेगेटिव होगी और बाहर से जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी पॉजिटिव होगी। अब जैसे ही चैनल खुलेंगे तो इन चैनल के खुलते साथ ही आपके सोडियम मोहतरम जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएंगे और आपके पोटेशियम मोहतरम जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाएंगे।
लेकिन मेनली चूंकि आपके सोडियम का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है तो एक पॉजिटिव आयन जब बहुत ज़्यादा अंदर आता है तो अंदर का पोटेंशियल थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। अब वो जो एक्शन पोटेंशियल का टिपिकल ग्राफ हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं अभी मेम्ब्रेन नॉर्मली तो है आपके पास मिसाल के तौर पर -80 पे, सोडियम के अंदर आने की वजह से इसका पोटेंशियल थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ गया है। अगर तो इनफ एसिटाइलकोलिन रिलीज हुई है, इनफ सोडियम की एंट्री हो गई है, तो इनफ रेज इन पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कि ये थ्रेश होल्ड तक पहुंच जाएगा। और अगर ये थ्रेश होल्ड तक पहुंच गया तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ही इस मेम्ब्रेन के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से चार्ज में चेंजेस आती हैं। चार्ज में चेंजेस की वजह से कैल्शियम एंटर होता है और फिर कैल्शियम आपके पास लाइट चेन, हैवी चेन उन पे लग के तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल करवा रहा होता है। ये थोड़ा सा मतलब हम पहले इसको स्टडी कर चुके हुए हैं। ओवरऑल इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, यानी कि एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होने से मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, वो जो पूरा मैकेनिज्म है कि भाई कैल्शियम एंटर होता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन पे लगता है, वो साइड्स होती हैं, वो फिर ऐसे लगता है, वो सारा कुछ जो है ना उसको कहते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। सही होगी बात। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि जितना ज़्यादा एसिटाइलकोलिन आएगा उतना ज़्यादा सोडियम एंटर होगा और ज़्यादा डीपोलराइजेशन होगी। अगर इनफ डीपोलराइजेशन हो गई तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ये तो एक पढ़ लिया मैंने नॉर्मल से मैकेनिज्म। सही होगी बात। अब जो है ना आपके पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक बात तुम्हें पता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स ने इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करना है। अब इसमें जो दो कैटेगरीज है ना, एक वो ड्रग्स हैं जो इधर एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रोकते हैं, यानी कि इस डीपोलराइजेशन को होने से रोकते हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स या नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स कह लो। सही की बात। उनका मैकेनिज्म तो बड़ा सिंपल है। वो क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं इनको कवर कर लेंगे और एसिटाइलकोलिन को काम नहीं करने देंगे। जब काफ़ी सारे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स कवर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था ना, जब सफिशिएंट एसिटाइलकोलिन हो तो सफिशिएंट ऊपर जाता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो अब जाहिर सी बात है एसिटाइलकोलिन आएगी, उसके बावजूद भी कम सोडियम एंटर होंगे, तो अब हमें बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन भेजनी पड़ेगी सफिशिएंट डीपोलराइजेशन करवाने के लिए, क्योंकि अब अक्सर जो चैनल हैं वो ब्लॉक हो चुके हुए हैं, वो सोडियम को एंटर होने नहीं दे रहे। तो ये तो होगा आपके पास नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स। इसके अंदर जो सरे फहरिस्त हमारे पास नाम आता है वो है ट्यूबोक्यूराराइन। ठीक है बात। वैसे इसको आप वो क्या नाम है कह लो कि इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है या इसको कहते हैं प्रोटोटिपिक ड्रग। तो प्रोटोटाइपिक होता है जो कि बेसिकली एक रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप देखते हैं ना, जब एक नई गाड़ी लॉन्च हो रही थी तो कहते हैं अभी इसका प्रोटोटाइप तैयार किया हुआ है। तो बेसिकली होता है कि भाई एक अगर कोई इस गाड़ी के बारे में जानना चाहता है तो वो प्रोटोटाइप देख ले। तो नॉन डिपोराइजिंग ड्रग में मेनली कौन सा आ गया, ट्यूबोक्यूराराइन। वैसे ओवरऑल इनको हम क्यूरारे लाइक ड्रग्स भी कहते हैं। ये बात मिनी कैटेगरी में लिखी हुई, लेकिन वैसे मैं आपको जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ। मजीद नाम अगर आपने देख रहे हो तो मिनी कैटेगरी के अंदर इसके काफ़ी नाम उन्होंने ओवरऑल लिस्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स जो होते हैं वो आइसोकोनिलॉन डेरिवेटिव्स भी होते हैं। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मिनी कैटेगरी में नहीं दी हुई तो इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे मैं बात करता हूँ, चलो यार दो बातें करूँगा, एक याद रह ही जाएगी। आइसोकोनिलॉन डेरिवेटिव होते हैं और दूसरे स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। इनके नाम के एंड में आप देख रहे हो क्यूरियम आ रहा होता है। मैंने आपको पता था क्यूरारे लाइक ड्रग्स हैं, तो नाम आ रहे हैं आपके पास एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम, मिवाक्यूरियम, ट्यूबोक्यूराराइन। फिर इसी तरह स्टेरॉयड डेरिवेटिव में भी पैंक्यूरोनियम, रुकोरोनियम, विकोरोनियम, तो ये आपके पास इसी तरह के इनके नाम होते हैं। अच्छा जी, तो एक तो ये हो गए नॉन डिपोलराइजिंग। दूसरे होते हैं आपके पास डिपोलराइजिंग। उनका डिटेल मैकेनिज्म जो है वो अभी इसी पार्ट की वीडियो में हम लोग बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वीडियो के एंड में स्टडी कर रहे होंगे क्योंकि उसका काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि अभी उसको मैं ना टच करूँ। बस इतनी बात याद रख लो कि वो मेम्ब्रेन को डिपोलराइज ही करते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार हमने तो मसल को रिलैक्स करना था, लेकिन बस एक बड़ा उनका मज़े का काम होता है कि वो ऑल्दो डिपोलराइज करते हैं, लेकिन उनकी डिपोलराइजेशन इतनी मुनफरद होती है कि उनकी डिपोलराइजेशन से मसल फिर भी रिलैक्स हो जाता है। सही होगी बात। तो बस ये दिन में रख लो, डिपोलराइजिंग ड्रग के अंदर सरेफेरेस्ट का एक ही ड्रग है जो हम क्लिनिकली यूज़ कर रहे होते हैं और वो है सक्सिनाइलकोलिन। सही बात। तो यहाँ पे आ गया आपके पास सक्सिनाइलकोलिन। अच्छा, ओवरऑल जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स होते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये क्वाटर्नरी अमाइंस होते हैं। ये वैसे ही आपको एक एमसीक्यू आ सकता है, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्वाटर्नरी अमाइन का क्या मतलब होता है? हाँ, क्वाटर्नरी अमाइन होने की एक सिग्निफिकेंस है और वो ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए ये सीएनएस के अंदर नहीं जाएंगे, सीएनएस वाले इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मेमोरी पे कोई इफेक्ट या कोग्निटिव इफेक्ट या इन चीज़ों को इन्होंने इफेक्ट नहीं करना। परसेप्शन ऑफ पेन, ये सारी चीज़ें ये इफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि सीएनएस में जा ही नहीं सकते। ये क्वाटर्नरी अमाइंस होते हैं, चाहे नॉन डिपोलराइजिंग हो चाहे सक्सिनाइलकोलिन हो। ओके होगी बात। अच्छा, अब हम एक एक करके पहले नॉन डिपोलराइजिंग में
नॉन डिपोलराइजिंग को पढ़ते हैं सही से और फिर डिपोलराइजिंग को। सही हो गया। हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने हमने इंशाल्लाह पार्ट 1 की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वाली नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स में। जब भी किसी की फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़नी होती है, मैं आपसे कहता हूँ आदमी देख लिया करें। आदमी होता है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन या एब्जॉर्प्शन कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी? सारे न्यूरोमस्कुलर ड्रग्स की पार एंट्रल ही होती है, यानी कि ओरल रूट से किसी को भी नहीं दिया जाता, पार एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगी आपके पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, पहले हमने पढ़ लिया सीएनएस में नहीं जाएंगे, ब्लड में बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पोलर हैं और वो सारा कुछ क्वाटर्नरी अमाइंस हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो हाँ, इनमें से कुछ ड्रग्स होते हैं वो आपके पास लिवर के अंदर मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं। जो ड्रग्स लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होंगे यानी कि बाइल में एक्सक्रीट होंगे, उनका हाफ लाइफ शॉर्टर होता है क्योंकि ज़रा लिवर ने मेटाबोलाइज कर दिया उनको, और जो किडनी के थ्रू निकल रहे होते हैं उनका रिलेटिवली लॉन्गर होता है। ठीक है, वैसे ओवरऑल देखोगे कि तो आप न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेंट्स के अक्सर शॉर्ट हाफ लाइफ ही होते हैं। तो जो आपके पास बाइल के थ्रू निकल रहे हैं जैसे कि मेवाक्यूरियम हो गया या रोकोलोरियम हो गया, इनका जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 10 to 20 मिनट्स है। जबकि जो किडनी के थ्रू निकल रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे नाम दिए हुए हैं, उनका ड्यूरेशन 35 to 60 मिनट्स तक होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमने मेटाबॉलिज्म भी देख लिया, एलिमिनेशन तो हमें वैसे ही समझ में आ गया। हम मतलब यानी किडनी के थ्रू भी निकल रहा है और बाइल के थ्रू भी निकल रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जैसा कि एट्राक्यूरियम, मतलब खासतौर पे एट्राक्यूरियम जब मेटाबोलाइज होता है तो एक मेटाबोलाइट बनता है जिसका नाम है लोडोनोसिन। अच्छा, जारी बात है, सारे जब मेटाबोलाइज होते हैं कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा, लेकिन हम लोडोनोसिन का खासतौर पर जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोडोनोसिन कॉज करता है सीजर्स। सभी के बाद तो एट्राक्यूरियम का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो एक ऐसा मेटाबोलाइट बनता है जो कि सीजर्स कॉज करता है। इस मेटाबॉलिज्म को जिस मेटाबॉलिज्म में ये बन रहा है, लोडोनोसिन बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, तो हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है कि आपके पास मेटाबॉलिज्म में लोडोनोसिन बन गया। अगर कोई पूछे हॉफमैन एलिमिनेशन खासतौर पे किस ड्रग का होता है, तो नाम है एट्राक्यूरियम। तो इसलिए एट्राक्यूरियम को तो हम यूज़ नहीं करते, सीजर वगैरह होना शुरू हो जाएंगे पेशेंट को। अलबत्ता अगर यूज़ करना हो तो इसका एक आइसोमर होता है जिसका नाम है सिस एट्राक्यूरियम। इसका फ़ायदा ये होता है कि सिस एट्राक्यूरियम कम लोडोनोसिन प्रोड्यूस करता है, इसलिए साइड इफेक्ट कम आएंगे, तो हम सिस एट्राक्यूरियम को लेने के लिए यूज़ करते हैं। ऑलराइट, हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट होती है नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स की। अब नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन्होंने इस तरह से आकर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देना है और उनको काम नहीं करने देना है। तो अब यहाँ पे एक लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया हुआ है कि ये होते हैं सरमाउंटेबल ब्लॉकर्स। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने जो ब्लॉक किया है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे रिवर्स कर सकते हैं? तो ये बेसिकली आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर रहे हैं, यानी कि अगर एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो इसके साथ कॉम्पीट करेगी और वो कहेगी चलो रिसेप्टर को ब्लॉक क्यों किया हुआ है, साइड पर हटो। तो जब एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा होगी, उसका रोब दबदबा बढ़ जाएगा, तो वो इसको हटा देगा और इन रिसेप्टर्स पे एक्ट कर लेगा, इन चैनल्स को सोडियम के लिए खोल लेगा। ओके हो गई बात। तो ये आप देख सकते हैं ना, जिस साइड पे एसिटाइलकोलिन लग रहा होता है उसी साइड पे सक्सिनोकोलिन लगा, सॉरी ये जो ट्यूबोक्लोराइन वगैरह होते हैं ये लगे होते हैं। ठीक है, तो अगर एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा होगा तो वो इनको हटा लेगा। एसिटाइलकोलिन अगर हम यानी कि अगर ब्लॉकेज हुई हुई है तो हम एसिटाइलकोलिन को ज़्यादा करके ब्लॉकेज को ख़त्म कर सकते हैं। अब एसिटाइलकोलिन को ज़्यादा कैसे करें? यार एसिटाइलकोलिन रिलीज़ तो अपने तरीके से ही होगी, तो ऐसा करते हैं कि एसिटाइलकोलिन को जो मेटाबोलाइज करने वाला ड्रग है ना, या मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम है, हम उस एंजाइम को रोक देते हैं। तो एसिटाइलकोलिन को मेटाबोलाइज करते हैं कोलिनेस्टरेज, तो हम कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट कर देते हैं अगर हम एसिटाइलकोलिन को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स जब देते हैं तो एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है और ट्यूबोक्लोराइन का इफेक्ट जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ट्यूबोक्लोराइन से कंपटीशन कर लेता है। ठीक होगी बात? अच्छा जी, ये वही बात उन्होंने यहाँ पे बताई है कि इफेक्ट जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। कैसे होता है? कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर से होता है। अच्छा, एक छोटी सी और लाइन भी उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, और वो ये लिखी हुई है कि जो आपके पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं उनका एक तो आपको ये मैकेनिज्म पता गया ना कि ये मिसाल के तौर पे आपके पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, ये वो साइड है जहाँ पे आपके पास एसिटाइलकोलिन लगना था। ठीक है, तो यहाँ पे आके सक्सिनोकोलिन लग जाती है ताकि एसिटाइलकोलिन ना लग सके। ठीक है, एक तो ये मैकेनिज्म हो गया। दूसरा ये भी होता है कि कई दफ़ा जो सक्सिनोकोलिन होती है ये आपके इस पोर में फंस जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसको इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया हुआ उन्होंने प्लग इन, तो ये यहाँ पे प्लग इन हो जाती है। तो ये एक ज़रा फ़र्क मैकेनिज्म भी है,
तो इसको भी बस ये में रख लीजिएगा। प्लग इन का मैंने आपको मतलब समझा दिया क्या होता है, लेकिन मेन मैकेनिज्म यही है कि एसिटाइलकोलिन जहाँ पर लगना होता है उस जगह पे ये लग जाती है। अलबत्ता अगर एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा होगी तो वो कहेगी चल हट, इसको हटा देगी और ख़ुद काम कर लेगी। वेरी गुड, हो गया। अब यहाँ पे जनाब पता नहीं इनको क्या मसला हुआ, उन्होंने एक टेक्निकल सी टर्म लिख दी है और वो है पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन। ये बात अगर आपको नहीं आती होगी तो मुझे उम्मीद है पेपर में कोई मसला नहीं बनेगा, वाइवा में कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन अगर उन्होंने लिख दी है तो चलो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। 12 मर्जी आपकी, चाहे आप स्किप कर दें। तो पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन समझाने के लिए थोड़ा सा हमें बिग कैटसन की तरफ जाना पड़ता है। बेसिकली पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन होती क्या है पहले तो ये पढ़ते हैं ना, फिर देखेंगे कि इन ब्लॉकर्स का इस पर इफेक्ट क्या होता है। पहले होता बेसिकली ये है कि अगर हम किसी भी मसल को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देना, यानी कुछ देर उसको लगातार स्टिमुलेट करते रहें, तो उससे होता ये है कि आपका जो प्री सिनेप्टिक जो टर्मिनल होता है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन जमा होना शुरू हो जाती है। या चलो ऐसे कहो, आपको पता है ना एसिटाइलकोलिन रिलीज कैसे होती है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है इस एक्शन पोटेंशियल के आने से कैल्शियम की एंट्री होती है और जितनी कैल्शियम की एंट्री होती है उतना एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाता है। सही है। तो जब हम टेटनिक फेज में जाते हैं, टेटनिक फेज का मतलब ये है कि बहुत मसल को ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं या लगातार स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे ये होता है कि इसके अंदर काफ़ी कैल्शियम जमा हो जाता है। अब जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो कैल्शियम की एंट्री होगी, अंदर पहले भी काफ़ी सारा कैल्शियम था, तो एज अ रिजल्ट ज़्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि टेटनी के बाद पोटेंशिएशन हो जाती है, यानी मसल का पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये बिग कैटसन का पेज है। बेसिकली ये आपके पास टेटनिक फेज आया, नीचे उन्होंने पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन में हम करते क्या है। सही कि भाई ये 50 हर्ट्ज की स्टिमुलेशन दे रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये हमने स्टिमुलेशन दी, इस दौरानिए में आपके प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर कैल्शियम काफ़ी बढ़ गया। अब थोड़ा सा वेट किया हमने और थोड़ा सा वेट करके अब अगर कोई स्टिमुलस आएगा तो बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी और कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन, नॉर्मल से भी ज़्यादा हो गई। फिर जब दोबारा एक आधे सेकंड बाद दोबारा दिया तो फिर थोड़ी ज़्यादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ का जो कैल्शियम है वो नॉर्मल लेवल के पास आ जाएगा और फिर आप देखते हो कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। यहाँ तक समझ आ गई पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन क्या होती है। अच्छा जी, अब बात ये है पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन क्यों हो रही थी, क्योंकि एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। सही है। अगर किसी मसल को हमने ब्लॉक किया हुआ है ट्यूबोक्युलराइन से, तो क्या उस मसल में एसिटाइलकोलिन के बहुत ज़्यादा रिलीज होने से फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। हमें पता है जब एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है तो वो इस ट्यूबोक्युलराइन से कहता है चल हट। ठीक है, तो यानी कि पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन थोड़ी बहुत इसमें भी देखी जाएगी, ट्यूबोक्युलराइन में भी देखी जाएगी। अब यहाँ पे वो आपको दिखा रहे हैं कि जब नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉक हमने यूज़ किया था तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ, ऑल्दो इतना ऊपर नहीं गया जितना यहाँ पे जाता है, लेकिन उसके अंदर भी नॉर्मल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा आने का यहाँ पे असर होगा। सही, ठीक। लेकिन आप देखोगे जब हमने थोड़ी देर बाद एक और किया तो बहुत रैपिडली ये काम नीचे की तरफ को आया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सक्सेनाइलकोलिन भी मुकाबला करना, सॉरी यार पता नहीं क्यों सक्सेनाइलकोलिन मुँह से निकल रहा है, ट्यूबोक्युलराइन भी मुकाबला करना चाह रहा है। तो जैसे ही नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में या कह लो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल में एसिटाइलकोलिन थोड़ा कम होगा तो ट्यूबोक्युलराइन दोबारा कब्जा ग्रुप कर लेगा, कहेगा ऐसी की तैसी। सही है, उसने दोबारा अपने कब्जे जमा लिए हैं, तो ये बहुत तेज़ी से काम नीचे आ जाएगा। तो पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन होती ज़रूर है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत तेज़ी से फेड हो जाता है। यही बात उन्होंने यहाँ पे की है। अब क्या कहा जी, पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन इज प्रिजर्व्ड, यानी कि ऐसा मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है कि टेटनिक फेज के बाद आपकी कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल थोड़ी ज़्यादा हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एजेंट्स, बट टेंशन ड्यूरिंग द टेटनस फेड्स रैपिडली। ठीक है, ये ऊपर गया यानी कि ये काम प्रिजर्व्ड है, लेकिन बहुत जल्दी रुक गया क्योंकि ट्यूबोक्युलराइन ने कब्जा ग्रुप दोबारा चला दिया अपना। समझ में आ गई ये वाली बात। अच्छा, अब ये ग्राफ जो कि मैंने खोल ही लिया है, तो यहाँ पे ट्रेन ऑफ 4 भी एक चीज़ है, क्लिनिकली ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है, लेकिन उन्होंने मिनी कैटसन में इसका जिक्र नहीं किया हुआ। बस मर्जी के बादशाह लोग हैं, जो चाहे करें, इनका जो दिल करे करें। ट्रेन ऑफ 4 में ये होता है कि हम ना 4 लगातार स्टिमुलस देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल मसल के अंदर देते हैं तो उसके अंदर तो चलो एक जितनी कॉन्ट्रैक्शंस रहती हैं। ठीक, लेकिन जाहिर सी बात है जब हमने एक स्टिमुलस दिया, मिसाल के तौर पर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गए, जब हम साथ ही नेक्स्ट स्टिमुलस देंगे तो अब इसके अंदर अभी उतनी एसिटाइलकोलिन जमा नहीं हुई भी होगी ना, तो जब हम साथ ही नेक्स्ट स्टिमुलस दे देंगे तो हो सकता है अगली दफ़ा 90 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज हो, फिर अगली दफ़ा 80 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज हो, अगली दफ़ा 70 रिलीज हो। सही है,
अब ये मिसाल के तौर पे समझ लो ये गिनती चल रही है, लेकिन नॉर्मल मसल को हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ 50 इस तरह कोलिन चाहिए होते हो, तो चाहे 100 हो, 90 हो, 80 हो, 70 हो, इससे तो ज़्यादा ही है ना। तो इसलिए चारों दफ़ा तकरीबन एक जितनी कॉन्ट्रैक्शन होती है एक नॉर्मल मसल में। ओके हो गया। अब हुआ ये है कि जी हमने अगर न्यूरोमस्कुलर ये नॉन डिपोलाराइजिंग ब्लॉक किया हुआ है, तो नॉर्मली क्या था 50 चाहिए होते हैं काम करने के लिए। अब हो सकता है हमारे ब्लॉक की वजह से अक्सर रिसेप्टर्स तो नकारा किए हुए हैं, अक्सर रिसेप्टर्स पे तो कब्जा ग्रुप हुआ हुआ है, तो हमें ज़्यादा एसिटाइलकोलिन चाहिए, क्योंकि कुछ एसिटाइलकोलिन इस कब्जा माफिया को लड़ने के लिए भी तो चाहिए ना, कम्पीट भी तो करना है हमने, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर आपने ब्लॉकर दिया हुआ है तो फिर आपके पास 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन काफ़ी नहीं है, फिर शायद आपको 90 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन चाहिए होते हो, ठीक है। तो अगर ब्लॉकेज हुई हुई है, यानी कि एसिटाइलकोलिन की डिमांड बढ़ गई है, तो ये होगा जब पहली बार स्टिमुलेट करोगे चलो शायद ठीक हो, दूसरी बार स्टिमुलेट करोगे पूरा पूरा काम है, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी कम हो गई, तीसरी बार स्टिमुलेट करोगे कॉन्ट्रैक्शन और कम होगी, क्योंकि अब आपकी डिमांड काफ़ी, चौथी स्टिमुलेशन में चूंकि एसिटाइलकोलिन कम आ रही है, अब कॉन्ट्रैक्शन और कम हो जाएगी क्योंकि सक्सेनाइलकोलिन का कब्जा बढ़ता जा रहा है। सही की बात। तो ट्रेन ऑफ 4 में आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो फेड करती चली जाती हैं नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉक के अंदर। सही हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पे नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हवाले से कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आगे उन्होंने एक दो ज़रा बच्चों वाली बातें की हुई हैं। उन्होंने कहा जी जो बड़े मसल ग्रुप्स होते हैं वो ज़रा पता ढीठ हैं, उनको इतना असर तो नहीं ना होना आपके ब्लॉकर का, तो बड़े मसल ग्रुप्स ज़रा मुश्किल से ब्लॉक होते हैं, और जब हम उनको ब्लॉक कर लेते हैं तो वो जल्दी वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। जाहिर सी बात है यार, अगर अब चलो इसकी मिसाल बड़ी अजीब सी ज़हन में आ रही है, एक बंदा बहुत मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा किस्म का बंदा है, तो उसको अगर आपने कोई ड्रग देना है या कोई नशा देना है तो उसको ज़्यादा नशा देना पड़ेगा, ठीक है, और वो बहुत जल्दी दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। एक बच्चा है उसको आपने थोड़ा सा भी नशा देना है तो वो बेचारा जल्दी उस पर इफेक्ट हो जाएगा और वो काफ़ी देर तक बेचारा इफेक्ट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो वेरी सिमिलरली जो स्मॉल मसल्स होते हैं उन पर जल्दी इफेक्ट हो जाता है और वो काफ़ी देर रहते हैं इफेक्ट में, जबकि जो लार्जर मसल्स होते हैं उन पर इफेक्ट करने में हमें टाइम लगता है और वो जल्द ही वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। सही होगी बात। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। यहाँ पर उन्होंने ये बात लिखी हुई है, और फिर एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। उन्होंने बताया कि जो रोकोरोनियम है इसका सबसे रैपिड ऑनसेट टाइम होता है, सिर्फ 60 to 120 सेकंड्स के अंदर अंदर इसका काम होना शुरू हो जाता है। तो ये एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में यूज़ करते हैं। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन बेसिकली एटी ट्यूब जो आप पास कर रहे होते हो कि एस्पायरेशन ना हो जाए आपके पास, तो ये आप इमरजेंसी वगैरह में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोमा में पेशेंट आता है तो हम फ़ौरन एटी ट्यूब पास करते हैं। तो इसमें ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि बंदा अपना सलाइवा वगैरह जो है वो उसकी लंग्स में चला जाए, एस्पायरेशन हो जाए, तो बड़ी जल्दी हमने पास करनी होती है, तो उसमें हमें को रैपिड ऑनसेट वाली चीज़ चाहिए होती है। ओके हो गया। यहाँ पे हमारे पास नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स जो होते हैं वो होते हैं कंप्लीट, ख़त्म, खल्लास, मतलब उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट हो गया। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में हम उनकी टॉक्सिसिटी और रिवर्सल वगैरह देखेंगे। ऑल राइट, अब हम डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर यानी कि सक्सेनाइलकोलिन के फार्माकोकाइनेटिक्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो आदमी का सबसे पहले आगे एडमिनिस्ट्रेशन तो इसकी इंट्रावेनसली ही हो रही होती है। सही होगी बात, बिग कैटजन में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे आगे पास मेटाबॉलिज्म, यार इसका मेटाबॉलिज्म जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे हमने समझनी है, वो ज़रा देखिएगा। अच्छा, पहले हमने जो पढ़े थे ना ट्यूबरकुलोलाइन वगैरह, वो हमने कहा था लिवर के अंदर मेटाबोलाइज हो रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, ये जो है ना ये मेटाबोलाइज होता है ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज और सूडोकोलिनेस्टेरेज, ठीक है। ये आप कह लो कि जैसे मिसाल मैं आपको एक दफ़ा पुरानी बातें रिवाइज़ करता हूँ। हमने पहले पढ़ा था एक अदद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, सॉरी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर आपके पास रिलीज़ होता था एसिटाइलकोलिन, और जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज़ हो जाता था तो एसिटाइलकोलिन अपने कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे अटैच होता था। लेकिन थोड़ी ही जैसे ही एसिटाइलकोलिन अटैच होता है तो साथ ही इसको हम ख़त्म कर देते हैं। कैसे ख़त्म होता है? या तो इर्द गिर्द डिफ्यूज़ हो जाता है, थोड़ा बहुत वापस चला जाता है, और थोड़ा बहुत एसिटाइलकोलिन हम मार देते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलिनेस्टेरेज। ओके हो गया। अब कोलिनेस्टेरेज सिमिलर ड्रग है सूडोकोलिनेस्टेरेज और ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज, लेकिन सूडोकोलिनेस्टेरेज और ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज होता है वो साइनैप्स के अंदर नहीं होता, बल्कि ब्लड के अंदर और लिवर के अंदर होता है। सही की बात। ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज जो होता है वो लिवर के अंदर होता है, और सूडोकोलिनेस्टेरेज जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर होता है। सही हो गया। तो अब हमारा सक्सेनाइलकोलिन है
वो ब्लड के अंदर भी मेटाबोलाइज हो जाता है और वो लिवर के अंदर भी मेटाबोलाइज हो जाता है। इस वजह से सक्सिनैलकोलिन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही थोड़ा होता है, क्योंकि जैसे ही आप ब्लड के अंदर दोगे, ब्लड के अंदर ही वो एंजाइम मौजूद है जिस चीज़ को मेटाबोलाइज करना है। तो क्या उसने कहीं और आगे जाना था, वो बेचारा तो आते साथ ही मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाता है। ओके होगी बात। तो इस तरह से इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या कह लो जो ड्यूरेशन है वो इसकी बहुत ही थोड़ी है। अब आगे इसके बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात आएगी। होता बेसिकली ये है, कुछ लोगों के अंदर सूडोकोलिनेस्टेरेज जो है वो म्यूटेंट होता है, यानी कि सूडोकोलिनेस्टेरेज सही नहीं होता। ऐसे लोग जिनमें सूडोकोलिनेस्टेरेज सही नहीं है, इनको अगर आप सक्सिनाइलकोलिन दोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, यानी कि मसल जो है वो ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, सक्सिनाइलकोलिन काम बहुत ज़्यादा कर लेगा। ओके होगी बात। क्योंकि सक्सिनैलकोलिन ने कोलिनेस्टेरेज से तो मेटाबोलाइज होना नहीं है, इसने तो अपने एंजाइम रखे हुए थे। तो इस वजह से अगर इसके अपने एंजाइम में मसला हुआ तो ये बंदा जो है बढ़ जाएगा बेचारा। तो अब हम करते हैं क्या, हम कहते हैं कि यार किसी को सक्सिनैलकोलिन देनी है ना, तो पहले चेक कर लो कि उसकी बॉडी के अंदर सूडोकोलिनेस्टेरेज ठीक वाली है या म्यूटेंट वाली है। कैसे चेक करें? चेक करने के लिए एक बड़ा आसान सा मेथड है। एक मिसाल समझ लो, टेस्ट है जिसमें हम ड्यूबुकेन नंबर को चेक कर रहे होते हैं। एक केमिकल है, जब हम वो केमिकल देते हैं तो सूडोकोलिनेस्टेरेज इनहिबिट हो जाता है। सही होगी बात। आम बंदे के अंदर, नॉर्मल इंसान के अंदर अगर सूडोकोलिनेस्टेरेज नॉर्मल हो तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सूडोकोलिनेस्टेरेज इनहिबिट हो जाता है। सही है। लेकिन अगर इस बंदे का सूडोकोलिनेस्टेरेज म्यूटेंट हुआ तो इसका सूडोकोलिनेस्टेरेज इतना ज़्यादा इनहिबिट नहीं होगा, सिर्फ 20% इनहिबिट होगा। ओके ओके बात। तो हम इस तरह से चेक कर लेते हैं कि अगर इसको बेसिकली ड्यूबुकेन नंबर कहते हैं, ठीक है, कि कितना वो इनहिबिट हो रहा है उसको मेजर करते हैं, उसको ड्यूबुकेन नंबर कह लेते हैं। और ड्यूबुकेन नंबर से हमें पता चल जाता है कि इसका सूडोकोलिनेस्टेरेज नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर तो नॉर्मल होगा यानी कि काफ़ी इनहिबिट हो गया है। अच्छा, अगर तो नॉर्मल होगा तो वो सक्सिनैलकोलिन को सही से मेटाबोलाइज कर लेगा, इसको सक्सिनैलकोलिन एज ए दवाई दे सकते हो आप। लेकिन अगर उसका सूडोकोलिनेस्टेरेज म्यूटेंट है तो इसका मतलब सक्सिनैलकोलिन को सही से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। खुदा का वास्ता इस बंदे को सक्सिनैलकोलिन ज़्यादा ना दो, अगर सक्सिनैलकोलिन दी तो बहुत ज़्यादा एक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये ना समझो कि जब हम ड्यूबुकेन देते हैं तो उस बंदे की बॉडी के अंदर ये इनहिबिट हो जाता है। यार ब्लड का सैंपल निकालते हैं और वो पेपर वगैरह के ऊपर वहाँ पे हम टेस्ट करते हैं कि ये इनहिबिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने इससे बताया कि आप इस चीज़ को कंफ्यूज ना कर दो कि हैं अभी तो ड्यूबुकेन दिया था, ड्यूबुकेन से तो ये इनहिबिट हो गया था, फिर हम सक्सिनैलकोलिन दे रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या खिचड़ी बन गई है। और यार ये जो ड्यूबुकेन नंबर है ये बस ये बॉडी के अंदर नहीं चेक कर रहे आप, ये उसको आपने निकाला, एक आपने पेपर के ऊपर उसको या वो जो फिल्टर पेपर होता है उसके ऊपर आराम से उसको टेस्ट किया, आपने देखा कि कितना रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन जो होगा वो कलर चेंज से आपको पता चल जाएगा। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि ड्यूबुकेन नंबर ये इंडिकेट करता है कि इसके सूडोकोलिनेस्टेरेज और ब्यूटाइलकोलिनेस्टेरेज जो है वो नॉर्मल है या म्यूटेंट है। जो नॉर्मल सूडोकोलिनेस्टेरेज होगा वो ड्यूबुकेन से इनहिबिट हो रहा होगा, जो एबनॉर्मल होगा वो इससे इनहिबिट नहीं हो रहा होगा। सही है। तो जिनके अंदर तो नॉर्मल है उनको सक्सिनैलकोलिन दे दो, जिनके अंदर एबनॉर्मल है उनको सक्सिनैलकोलिन देते हुए एहतियात कर लो। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया जी ड्यूबुकेन नंबर का। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट तक कन्फ्यूजन नहीं लगा आपको। अच्छा जी, अब ड्यूबुकेन नंबर के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आती है जी, यहाँ पे वेरिएंट कोलिनेस्टेरेज। बस ये पैराग्राफ तो कंप्लीट हो गया ना। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डीपोलराइजिंग ड्रग्स। सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़, बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है जनाब वाली, इसको अब आपने ज़रा समझना है। सक्सिनैलकोलिन होता क्या है? ये एसिटाइलकोलिन के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब जब सक्सिनैलकोलिन यहाँ पे आएगा तो जहाँ पे एसिटाइलकोलिन लगती थी ये भी वहाँ पे लग जाएगा, अटैच हो गया। आप कहेंगे यार फ़र्क क्या हुआ, ट्यूबोक्लोराइन भी तो यहीं पे अटैच हुआ था। लेकिन फ़र्क ये है, जब ट्यूबोक्लोराइन अटैच हुआ था तो ट्यूबोक्लोराइन ने कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं किया था, बल्कि इसने एसिटाइलकोलिन को लगने से रोक दिया था, यानी कि डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस होने से रोक दी थी। खुद तो बस डमी था ना, खुद तो बस उसने कब्जा ही किया था। सक्सिनैलकोलिन कब्जा नहीं करता, वो डीपोलराइजेशन कॉज कर देता है, यानी कि जो काम एसिटाइलकोलिन ने करना था वो इसने ही कर दिया है। शाबाशी, ये तो बड़ा मसला बन गया।
ये सक्सेनाकोलिन आया, जहाँ पे एसिटाइलकोलिन अटैच हो रहा था वहीं पे अटैच हो गया और उसने डीपोलराइजेशन भी कॉज कर दी, उसने चैनल को खोल दिया, सोडियम की एंट्री हो गई, डीपोलराइजेशन हो गई। तो इसका मतलब ये है जब ये ऐसा करेगा तो एक तो शुरू में फौरी तौर पे आपके पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगी, फैसिकुलेशन शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल अर्ली फेज में आपके पास फैसिकुलेशंस हो जाती हैं जब हम सक्सेनाकोलिन देते हैं, फैसिकुलेशंस। ओके बात, यहाँ तक तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी। अब एक और बात ज़रा साथ साथ मैं आपको बता दूं, देखो जब ये इन चैनल्स को खोल के रखेगा, सोडियम जो है वो अंदर आएगा, इसी तरह पोटेशियम जो है वो सेल से बाहर निकलेगा। तो सक्सेनाकोलिन की वजह से चूंकि पोटेशियम बाहर निकलता है तो इसका एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि बंदे को हाइपर कैलीमिया हो जाता है, यानी उसके ब्लड के अंदर पोटेशियम बढ़ जाता है। तो एक तो अर्ली फैसिकुलेशन हुई थी, दूसरे नंबर पे हो गया आपके पास हाइपर कैलीमिया। आप कहोगे सर ये तो डीपोलराइजेशन करवाता चला जा रहा है, तो मसल रिलैक्सेशन कैसे हुई? अब आता है मज़े की कहानी। आपका जो मसल है वो इस तरह से उसका मैकेनिज्म होता है, या इस तरह से उसको अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया हुआ है कि वो कॉन्टिन्यूसली डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। अगर तो ये इस तरह से अल्टरनेट होता रहेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर डीपोलराइजेशन ही मेंटेन रही तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देता है। सही है ना? आपने वो पढ़ा होगा, वो जब हम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग पढ़ रहे होते हैं, वो जो आपके पास हेड्स होते हैं, मायोसिन हेड्स होते हैं, एक्टिन पेड लगते हैं, ऐसे लगे, एक्शन पोटेंशियल लाया, ये देखो ना, ऐसे किया, फिर वो डिसअटैच होते हैं, लगते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो ये आपके पास वो फाइबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को यूं करते रहते हैं, वो वॉक लॉन्ग थ्योरी होती है ना हमारे पास। खैर अगर वॉक लॉन्ग थ्योरी नहीं भी आपको याद आ रही तो हम बस बात को सिंपल रखते हैं कि दोबारा रिपोलराइजेशन होती है, फिर डिपोलराइजेशन होगी तो मजा आएगा। यानी कि ये जो आपके पास चेंजेस ऑफ चार्जेस है ना, इस चेंजेस ऑफ चार्जेस की वजह से आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होती चली जाएगी। तो इसने तो आगे चेंजेस को ख़त्म ही कर दिया, इसने तो आगे बस तो हम पे गोड़ा रखा हुआ है, लगातार उसको डीपोलराइज करता जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देगा। इसको हम कहते हैं फेज 1 ऑफ मसल ब्लॉकेज, ठीक है। ये जो डीपोलराइजिंग ड्रग दो तरह के काम कर रहा होता है, एक फेज 1 न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक, एक फेज 1 मसल ब्लॉकर करता है, एक फेज 2 मसल ब्लॉकर करता है। फेज 1 के अंदर उसने क्या किया, कॉन्टिन्यूस डीपोलराइजेशन कॉज की, और इतनी डीपोलराइजेशन कॉज करता रहा कि मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूसली डीपोलराइज ली और मसल ने किसी भी आने वाली इम्पल्स को रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। जारी बात है, इम्पल्स से क्या होगा, इम्पल्स में होना क्या है, इम्पल्स में एक एसिटाइलकोलिन ने आना है ना, एसिटाइलकोलिन क्या कर लेगा, डीपोलराइज करेगा ना, और मेम्ब्रेन पहले डीपोलराइज है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता एसिटाइलकोलिन के आने से। तो इसमें एसिटाइलकोलिन को आप चाहे बढ़ा दो चाहे घटा दो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात, पहले हमने कहा था कि अगर एसिटाइलकोलिन को बढ़ाओगे तो एसिटाइलकोलिन लड़ाई करेगा, कब्ज़ माफिया को हटाएगा और कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेगा, डीपोलराइजेशन कर लेगा। लेकिन अब एसिटाइलकोलिन को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम कहते हैं आ जाओ भाई एसिटाइलकोलिन तुमने आना है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम आ भी गए तो तुम क्या करोगे, डीपोलराइज ही करोगे ना, हमने तो पहले डीपोलराइज करके मत मारेंगे मसल की। ओके हो गई बात। तो इस वजह से इसके अंदर पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन भी नहीं होती। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये देखो जो आपके पास फेज़ 1 ऑफ डीपोलराइजिंग ब्लॉक था उसके अंदर क्या हुआ, हमने काफ़ी देर टेटनिक ये फेज़ रखा, टेटनिक फेज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है। अब एसिटाइलकोलिन काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी एक बस मामूली सी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उससे ऊपर नहीं जा पा रही। आप नॉर्मल से कंपेयर करो, इतनी बड़ी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइम एसिटाइलकोलिन थोड़ी सी कम आई तो भी उतनी ही कॉन्ट्रैक्शन रही, थोड़ी और कम आई तो भी उतनी ही कॉन्ट्रैक्शन रही, क्योंकि एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन पे ये खास डिपेंड नहीं कर रहा। इसने काफ़ी डिमिनिश्ड कॉन्ट्रैक्शन रखी हुई हैं और जितनी हैं उतनी रहती हैं, क्योंकि वो खास फ़र्क पड़ता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप इसका देख सकते हो, ट्रेन ऑफ 4 के अंदर पैटर्न जो है वो भी आपके पास स्टेबल रह रहा है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन नॉर्मल से काफ़ी कम है, नॉर्मल से काफ़ी कम है, काफ़ी डिमिनिश्ड है। तो बाकी उसको एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन ज़्यादा करो कम करो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि एसिटाइलकोलिन कम होता था, हमें क्या, हमने तो वैसे ही मसल की मत मारी हुई उसको डीपोलराइज करके ठीक हो गया। तो काफ़ी डिक्रीज रखी हुई हमने कॉन्ट्रैक्शंस। ओके हो गया। अच्छा, जब काफ़ी देर हम ये काम करते रहे ना, या हम बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन लगा लें, तो वो जो मसल के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो कहते हैं दफाओ यार, बहुत ही तंग कर रहा है तो एसिटाइलकोलिन, तो वो ढीठ होना शुरू हो जाते हैं, वो एसिटाइलकोलिन को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, कहते हैं ऐसी की तैसी। इस फेज को हम नाम देते हैं डीसेंसिटाइजेशन, ढीठ की तरह ही लफ्ज़ है ना,
वो जो बंदा डांट से बहुत सेंसिटिव होता है उसको सेंसिटिव कहते हैं ना, और जो हीट होता है वो होता है डीसेंसिटाइजेशन, ठीक है। तो डीसेंसिटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, अब डीसेंसिटाइजेशन किस तरह से होती है, यानी कि ढिठाई कैसे डेवलप होती है, ये आज तक किसी को पता चल सका, साइंसदान को नहीं चला ना। तो इसी तरह से ये रिसेप्टर कैसे ढीट हो जाए ये भी हमें इतना सही से पता नहीं है। बिग कैट के अंदर लिखा हुआ है कि यार हमें लगता है कि वो रिसेप्टर जो है वो कुछ वजूहत से रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं। कुछ जगहों पे हम ये पढ़ते हैं कि जी जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो इंटरनलाइज हो जाते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, तो ये मैकेनिज्म होता है। बिग कैट ने लिखा कि यार असल में ना जो इसका डीपोलराइजिंग इफेक्ट सक्सेनल कोलिन था ना, वो डीपोलराइजिंग इफेक्ट पानी में गया, शपैक, उसको हम इतना मतलब गिनते ही नहीं है, खाते में डालते ही नहीं है। सिर्फ जो प्लग इन वाला इफेक्ट था ना, मैंने आपको बताया था ना प्लग इन इफेक्ट होता है, और जो मैंने प्लग इन इफेक्ट आपको यहाँ पढ़ाया था, ट्यूबोक्लोराइन में पढ़ाया था, लेकिन प्लग इन इफेक्ट सक्सेनल कोलिन में भी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, प्लग द एंड प्लेट चैनल्स, ठीक है। तो सक्सेनल कोलिन में भी ये प्लग इन वाला काम हो रहा होता है, तो इसकी वजह से होती है डीसेंसिटाइजेशन। जैसे भी होता है डीसेंसिटाइजेशन, किस्सा मुख्तसर ये कि सक्सेनल कोलिन को हमने रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया हुआ है, रिसेप्टर्स हो गए हैं काफ़ी हद तक ढीठ। अब अगर एसिटाइलकोलिन आएगी ज़्यादा कंसंट्रेशन में तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवा सकेगी, यानी अब दोबारा मामला वैसा ही हो गया है जैसा कि ट्यूबोक्लोराइन में था कि एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ढीठ रिसेप्टर्स थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर देंगे, अगर कम है तो ढीठ रिसेप्टर्स कम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अब ये हो गया है कि रिसेप्टर्स ढीठ हो चुके हुए हैं, सक्सेनल को तो वो काम में नहीं ला रहे, एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं जो डीसेंसिटाइजेशन फेज होता है ये अगर इफेक्ट वाइज देखा जाए तो इट इज़ सिमिलर टू नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग ट्यूबोक्लोराइन। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर दोबारा कंसंट्रेशन से इफेक्ट आना शुरू हो गया। इसकी पोस्ट टेक्निक पोटेंशिएशन भी सारी जो है वो नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग की तरह हो गई है, क्योंकि नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग में भी यही था, ज़्यादा एसिटाइलकोलिन जो था वो कब्जा माफिया छुड़वा के काम करवा लेता था। और फेज 2 के अंदर भी होता है, ज़्यादा एसिटाइलकोलिन जो होता है वो उन ढीठ रिसेप्टर्स को भी किसी ना किसी तरह से थोड़ा बहुत काम करवा लेता है उनसे। ओके बात यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो ये आपके पास एक थोड़ा औखा सा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे जो पोस्ट टेक्निक पोटेंशिएशन की लाइन है वो मैं रीड कर देता हूँ। ये लिखा हुआ उन्होंने, बट डज नॉट फेज ड्यूरिंग द टेक्निक स्टिमुलस, ठीक है। वो फेड ये अभी फेज 1 की बात कर रहे हैं, फेज 1 के अंदर फेड नहीं करेगा टेक्निक स्टिमुलस, एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन कम हो रही है, खैर है, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेज 1 में क्या हुआ हुआ होता है, हमने ऑलरेडी सक्सेनल से डीपोलराइज किया हुआ होता है। तो उसमें सक्सेनल ज़्यादा हो कम हो हमने पहले डीपोलराइज करके रखा हुआ है, ऐसे पूरी तरह से दबा के रखा है, हमने पूरा स्ट्रेस दिया हुआ उसके ऊपर, तो वो तो फर्क नहीं पड़ता। और पोस्ट टेक्निक पोटेंशिएशन इज एबॉलिश्ड, वो जो हमने कहा था ना कि टेक्निक फेज के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन बड़ी जानदार होती है, कॉन्ट्रैक्शन बड़ी जानदार होती है, फेज 1 के अंदर तो हमने ऑलरेडी इतना दबा के रखा हुआ है, दब की तो बेचारा मसल बेकार हुआ पड़ा है। तो आप चाहे बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाए, कोई तगड़ी किस्म की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो पोस्ट टेक्निक पोटेंशिएशन जो थी वो एबॉलिश हो चुकी हुई है, और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो काफ़ी कम किस्म की हो रही हैं, और एसिटाइलकोलिन के कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बस कॉन्ट्रैक्शन ने बस अपना मसल कह रहा है यार जितना मेरे से हो रहा है वो तो मैं पहले ही कर रहा हूँ, जितनी कॉन्ट्रैक्शन मैं कर सकता हूँ वो तो मैं सक्सेनल कहने भी कर रहा हूँ, तुम आके मेरा क्या बिगाड़ लोगे। सही बात। तो ये थी आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फेज 1 और फेज 2 का। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।